Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss physics class 11 chapter 3 forces and motion examples. Now example 3.1. The velocity time graph shows the motion of bicyclists in a straight line. Velocity time graph जो है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है motion of bicyclists in a straight line. अब हमने ग्राफ को यूज करते हुए हमने क्या करना है फ्रॉम द स्लोप ऑफ ग्राफ calculate the acceleration of the bicyclist between segment A and B, B and C, C and D, and D and E at different points from A to E. हमने क्या करना है acceleration find out करनी है. Now part B में अब क्या करना है calculate the average acceleration time graph for this motion. जो average acceleration आएगी उसको भी हमने calculate करना है. नाउ पार्ट सी में अब क्या है प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन. जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा एट डिफरेंट पॉइंट्स उसको भी हमने प्लॉट करना है. गिवन है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट हमने करना है जी acceleration of the bicyclist between segment A and B, B and C, C and D, and D and E. Average acceleration time graph for this motion और acceleration time graph हमने draw करना है. नाउ अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी आई जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को. नाउ अब सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है फॉर द सेगमेंट ए एंड बी. तो जब हम सेगमेंट ए एंड बी को लेंगे और वहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई. टी एफ क्या है फाइनल टाइम है और टी आई है इनिशियल टाइम. नाउ अब आप वी एफ जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फॉर सेगमेंट ए एंड बी वो है 10. 10 और जो इनिशियल है वो है 0. तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई अब जो सेगमेंट ए से बी तक का जो टाइम है वो है 4 सेकेंड्स. तो फाइनल हमने ले लिया 4 और इनिशियल था 0. 4 माइनस 0 तो 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली फॉर सेगमेंट बी एंड सी A is equivalent to Vf minus Vi divided by Tf minus Ti. By putting the values of Vf and Vi and Tf and Ti, which will be 15 minus 10 divided by 8 minus 4, हमारे पास acceleration आ जाएगी for segment B and C 1.25 meter per second square. For segment C and D, A is equivalent to Vf minus Vi divided by Tf minus Ti. By putting the values of in final velocity, initial velocity, final time interval, and initial time interval, 0 minus 15 divided by 12 minus 8, we will get acceleration for segment C and D minus 3.75 meter per second square. Now for segment D and E, A is equivalent to Vf minus Vi divided by Tf minus Ti. By putting the values of Vf, Vi, Tf and Ti, which will be minus 5 minus 0 divided by 16 minus 12. A is equivalent to minus 1.25 meter per second square. Now जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो हमने एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसको लेंगे और इनिशियल पॉइंट को लेंगे. अब यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है ई है और इनिशियल पॉइंट क्या है ए है. तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई. अब जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो है -5 और इनिशियल है -0. जो हमारे पास इनिशियल है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5 माइनस 0. जो फाइनल टाइम है एट पॉइंट ई वो है 16 और पॉइंट ए के लिए इनिशियल टाइम जो है वो 0 है. तो 16 माइनस 0 तो -5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 0. We will get acceleration is equivalent to minus 0.3125 meter per second square. ये हमारे पास जो है एवरेज एक्सेलरेशन आएगी फॉर द होल ग्राफ. फॉर प्लॉटिंग द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
सबसे पहले हमने जो स्टेप्स देखने हैं वो क्या है, हमने एक सुटेबल स्केल चूज करना है। जैसा कि अगर हम एक डिवीजन ले लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक पॉइंट है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम के लिए हम ले लेते हैं कि एक स्केल डिवीजन जो है वो 1 सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन को लेना है वाई एक्सिस के ऊपर और टाइम को लेना है ऑन एक्स एक्सिस। फिर हमने रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यूज को पुट करना है और पॉइंट हम लगाते जाएंगे और हमारे पास फिर जो है वो ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। Now moving towards example 3.2. A JF-317 aircraft takes off at 70 meters per second after accelerating uniformly at 3.90 meters per second square from the rest that lasts 6.5 seconds during the initial phase of takeoff. After burner engine are full power for an acceleration of 7.1 meters per second square. Calculate the length of runway needed and the total time of takeoff. हमने लेंथ ऑफ रनवे कैलकुलेट करनी है और जो टोटल टाइम हमें टेक ऑफ के लिए रिक्वायर है वो हमने कैलकुलेट करनी है। गिवन है जी एक्सेलरेशन फॉर फेज 1 3.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन फॉर फेज 2 7.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम फॉर फेज 1 6.5 सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी जो हमें गिवन है वो है 70 मीटर पर सेकंड। नाउ फाइंड हमने करना है जी लेंथ ऑफ रनवे। अब लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस के साथ, और डिस्टेंस के जो नोटेशन होती है वो होती है एस, और time of takeoff small t. Now for first phase of takeoff, the distance can be calculated by using first equation of motion. First equation of motion को use करते हुए तो हम calculate कर लेंगे distance for the first phase of takeoff. अब first equation of motion क्या होती है जी, s is equivalent to vit plus 1 by 2 at square. अब जो हमारे पास यहाँ पे vi है वो होगा इनिशियल वेलोसिटी एट 1, t भी होगा टाइम ऑफ फेज 1, एक्सेलरेशन एट स्टेट 1, और t1 दैट इज टाइम ऑफ फेज 1 होल स्क्वायर, ठीक है, t1 का स्क्वायर। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, time t and acceleration, we will get s is equivalent to 82.4 मीटर। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जो टाइम हमें गिवन है फॉर फेज 1 6.5 सेकेंड प्लस 1 by 2, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है फॉर फेज 1 3.9 वो, और जो अगेन टाइम का स्क्वायर, तो हमारे पास कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा 82.4 मीटर। नाउ अब जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी एट फेज 1 वो कैलकुलेट की जाएगी बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है vf is equivalent to vi plus at. Now by putting the values of vi and a and t, we will get vf is equivalent to 25.35 meter per second. Now for second phase of takeoff, the distance can be calculated by using third equation of motion. Again जो है हम distance calculate करेंगे for the second phase, और उसके लिए जो हम equation use करेंगे वो है third equation of motion. Third equation क्या होती है जी, 2as is equal to vf square minus vi square. अब यहाँ पे जो हमने velocity use करनी है वो है initial and final velocity at state 2 and acceleration at state 2, और फिर हमारे पास जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड फेज की जो है वो लेंथ आ जाएगी, s2 is equivalent to 299.8 मीटर। नाउ अब जब हमने सेकेंड फेज के लिए टेक ऑफ टाइम देखना है तो उसके लिए अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो कि होती है जी vf is equivalent to vi plus at. By putting the values of vi, a2 and vf, we will get t2 is equivalent to 6.3 second. नाउ अब जब हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस एट फेज 1 प्लस टोटल डिस्टेंस एट फेज 2,
Putting the values of S1 and S2, we will get total distance 382.2 meter. अब जब हमें total time देखना है तो similarly time of takeoff at phase 1 plus time of takeoff at phase 2. T is equivalent to T1 plus T2. Putting the values of T1 and T2, we will get T is equivalent to 12.8 seconds. Now example 3.3. Hassan and Umar are standing face to face on ice wearing ice skates. If Hassan apply a force of 10 Newton in each direction on Umar, assume no other opposing force exists. What are their respective acceleration if the mass of Umar is 80 kg and Hassan is 50 kg? अब हसन और उमर जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो फेस टू फेस होके खड़े हुए हैं. अब अगर हसन जो है वो अप्लाई करता है 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन ईच डायरेक्शन ऑन उमर. अब हमने ये एज्यूम करने की कोई अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही. अब हमने बताना है कि जो उनकी रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी. और मैस ऑफ उमर हमें दिया हुआ 80 kg और मैस ऑफ हसन है 50 kg. नाउ गिवन है मैस ऑफ उमर, इसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं 80 kg और मैस ऑफ हसन m2 50 kg. फोर्स हमें दी हुई है जो कि हसन अप्लाई कर रहे हैं ऑन उमर 10 न्यूटन इन ईच डायरेक्शन. फाइंड हमने क्या करना है उमर एक्सेलरेशन यानी कि a1 और हसन एक्सेलरेशन a2. नाउ आपको पता है जो न्यूटन थर्ड लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास F है वो इज इक्वलेंट टू होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो हमारे पास क्या बन जाएगा F इज इक्वलेंट टू ma. नाउ जब हमारे पास गिवन है कि नो अपोजिंग फोर्स एग्जिस्ट, द एक्शन फोर्स एक्सिस्टेड बाय हसन ऑन उमर इज 10 न्यूटन इन ईच डायरेक्शन. अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी इन उमर को वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. a1 इज इक्वलेंट टू f ओवर m1. जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है f इज इक्वलेंट टू m है उसको एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा f ओवर m. तो अब हमने उमर को क्या लिखा हुआ है m1 या a1. ठीक है, हमने उसके लिए सबस्क्रिप्ट 1 यूज किया. तो जब हमने उमर के लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो वो हो जाएगा a1 इज इक्वलेंट टू f ओवर m1. Now by putting the values of fourth and m1 we will get a1 is equivalent to 0.125 meter per second square in each direction. यानी कि जो उमर की एक्सेलरेशन है फॉर द 10 न्यूटन ऑफ फोर्स जो कि हसन ने उसके ऊपर अप्लाई की उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. Now the reaction force exerted by Umar on Hassan will be equal and opposite to minus 10 न्यूटन in each direction और 10 न्यूटन और वेस्ट. अब जो रिएक्शन फोर्स जो कि उमर हसन के ऊपर लगाएगा वो क्या होगी इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में जो कि हसन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. उसको हम लिख सकते हैं माइनस 10 न्यूटन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन या फिर 10 न्यूटन ऑफ वेस्ट. Now acceleration produced on Hassan will be given by the Newton's second law F is equivalent to ma. जब हम acceleration के लिए इसको rearrange करेंगे तो ये हो जाएगा a2 is equivalent to F over m2. By putting the values of force and m2 we will get a2 is equivalent to 0.2 meter per second square in west direction. अब due to smaller mass Hassan will accelerate more than Umar. जिसका जितना mass जो है वो छोटा होगा उसकी जो है वो एक्सीलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी. अब उमर का जो है वो वेट ज्यादा है और हसन का जो है वो कम है तो हसन जो है वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगा एज कंपेयर टू उमर. नाउ एग्जांपल 3.4. A cricket ball of mass 0.163 kg has an initial velocity of minus 36.2 meter per second as it approaches to bat. The batsman hits a ball hard and the ball moves away from the bat with a velocity of 47 meter per second. Determine the impulse applied to the ball by bat, assuming that the time of contact is 1.6 millisecond. Find the average force exerted on the ball by the bat. हमने क्या करना है एक तो इम्पल्स कैलकुलेट करनी है जो कि अप्लाइड हुई है बॉल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ बैट और अगर हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइम गिवन है 1.6 मिलीसेकंड हमने एवरेज फोर्स जो एक्सर्टेड हुई है बॉल के ऊपर बाय द बैट वो कैलकुलेट करना है.
Mass of cricket ball 0.163 kg. Initial velocity minus 36.2 meter per second. Final velocity 47 meter per second. Time of contact 1.6 millisecond. Find हमने करना है impulse applied by the ball और average force exerted on the ball by the bat. फॉर्मूला क्या है जी? J is equivalent to mvf minus mvi. ठीक है, फॉर्मूला है मोमेंटम का, वो क्या है? m इंटू वी एफ माइनस एम वी आई. नाउ अब जो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जी चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो F इज इक्वल टू J ओवर डेल्टा T. नाउ जो हमारे पास J आएगा यानी कि जो मोमेंटम आएगा उसमें हम मास की वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी पुट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे. तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा जी 13.6 न्यूटन सेकेंड. Now by putting the values of J and delta T in the formula of F जो कि होता है rate of change of momentum, 13.6 divided by 1.6 हमारे पास F आ जाएगा जी 8500 न्यूटन. Now example 3.5. In a nuclear reactor, a neutron F mass 1U moving with a velocity of 2000 km per second to the right and heavy water molecule mass 20.0 U moving with a velocity of 0.40 km per second to the left collide head on. What are the velocities of the neutron and water molecule after the collision? न्यूट्रॉन और जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी कोलिजन हुई है. अब हमसे पूछे कि जो उनकी वेलोसिटी और वाटर की आफ्टर कोलिजन वो कितनी होगी. Given है जी mass of neutron m1 1u, mass of water molecule m2 20u, velocity of neutron before collision 2000 km per second और जो velocity है water molecule की u2 minus 0.40 km per second. अब हमने इसको यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हम डायरेक्शन जो है वो न्यूट्रॉन के मोशन की पॉजिटिव ले रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है उसके अपोजिट जा रहे थे, जिस वजह से हमने उसके लिए माइनस लिख दिए. To find velocity of neutron after collision v1 or velocity of water molecule after collision v2. Now जो हमने फॉर्मूला यूज करना है for velocity of neutron after collision v1 is equivalent to m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus 2 times of m2 into u2 divided by m1 plus m2. By putting the values of m1, m2, u1 and u2, we will get v1 is equivalent to minus 1810.28 km per second. For the velocity of water molecule, v2 is equivalent to 2 times of m1 into u1 divided by m1 plus m2 minus m1 minus m2 into u2 divided by m1 plus m2. तो जब हम m1, m2, u1 एंड u2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो v2 हमारे पास आ जाएगा जी 190.12 किलोमीटर पर सेकंड. A cricket ball is hit and moves initially at an angle of 35 degrees above the horizontal ground with a velocity of 25 meter per second. जो क्रिकेट बॉल है वो हिट हुई है एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और जो उसकी वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड. अब हमने फाइंड आउट करना है जी हाउ हाई विल द बॉल गो, जो उसकी हाइट होगी मैक्सिमम हाइट वो कैलकुलेट करनी है, और हाउ लॉन्ग विल द बॉल बी इन द एयर, कितनी देर जो है वो बॉल एयर में रहेगी, और व्हाट विल बी द रेंज ऑफ फॉर दिस प्रोजेक्टाइल, जो उसकी टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है. गिवन है जी एंगल थीटा 35 डिग्रीज और इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी उसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड आउट करना हमने मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर. नाउ अब जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. टाइम ऑफ फ्लाइट का है जी t इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा बाय g. और जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज उसका फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा. नाउ फॉर हाइट
जब हम हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे v नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा जो हमारे पास गिवन है और g की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो जब हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 10.5 मीटर। Now for the time of flight, we will use the formula 2 into v naught sine of theta by g. By putting the values of v naught, theta and g, we will get the time of flight is equivalent to 2.93 seconds. For the range of projectile, we will use the formula v square by g into sine of 2 theta. By putting the values of v, g and theta, we will get the horizontal range of 59.9 meters. Now that's all about for the examples of chapter number 3. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss assignment questions of chapter number 3. Till that time, take care. Allah Hafiz.